हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं टॉपिक नया अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो ईएम रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी इसको बोलते हैं। तो ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए मेरे साथ। इट इज सेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड oscillates perpendicular to the direction of propagation। ठीक है, अब इसको समझते हैं क्या है। जैसे कोई चार्ज पार्टिकल होता है, तो जब चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्रिएट होता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट क्रिएट करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तीनों परपेंडिकुलर होंगे। कैसे, अपन एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे मान लो चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट हम कैसे बनाएंगे, देखना। ये मैंने एक्सिस बना ली, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई हो गई और ये जेड हो गई। और ये क्या है अपनी, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो मैं पहले इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट बना रहा हूं। कैसा, तो मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट बना रहा हूं इस तरीके से, इसके परपेंडिकुलर है ये, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट क्या होगा, इसका भी परपेंडिकुलर होगा, ऐसा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट, और ये हो गई आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। कुछ इस तरीके से है ये, देखो। जैसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अपनी ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट किधर बना है, जो वेव बनी हुई है वो कैसी बनी हुई है, वो ऐसी बनी है, इस तरीके से, इसके परपेंडिकुलर, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड की कैसी बनी है, वो ऐसे बनी हुई है, इस तरीके से। फिर से समझ लो, इस डायरेक्शन में अगर प्रोपगेशन की डायरेक्शन ये है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट देख लेते हैं पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा है, इस तरीके से, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट कैसा है, इस तरीके से। और ये तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और ये ऐसा कब होता है, जब चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो वेव क्रिएट होती है ना। आप चाहो तो इस तरीके से डायग्राम बना सकते हो। जैसे मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू, अगर वो ऑसिलेट करा, मतलब अगर मान लो मैंने इसको क्या है, पकड़ के ऐसे झटका दे दिया, तो क्या होगा, वेव निकलेगी। तो ये जो वेव होती है, ये पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव निकलती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वेव भी साथ साथ क्रिएट होती रहती है, और ये काम चलता रहता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन। तो मैं कोई भी एक कंपोनेंट लेकर समझा देता हूं आपको। जैसे मान लो मैंने ये वाला कंपोनेंट ले लिया, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और इसके परपेंडिकुलर ऐसा। ठीक है, इस तरीके से एक कंपोनेंट मैंने ले लिया। अब पहली कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, नंबर 1 इज वेवलेंथ। वेवलेंथ होता है अपना लैम्डा, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं ना। वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लो आप, या टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स के बीच की डिस्टेंस ले लो। इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और यह है अपना ट्रफ। तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट ले लो या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ ले लो आप। तो डेफिनेशन लिख लो इसकी, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive
क्रेस्ट और 2 कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ्स, इसको बोलते हैं अपन क्या, वेवलेंथ, लैम्डा। सेकंड पॉइंट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को न्यू या फिर एफ से आप डिनोट करते हो। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। ठीक है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इनकी यूनिट भी साथ साथ में लिखते जाओ। वेवलेंथ क्या है? एक तरीके से डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या क्या हो सकती है? मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, है ना। इन सब के रिलेशन अभी मैं बताऊंगा आपको। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी होती है आपकी सेकेंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज, इसकी यूनिट। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है तीसरे नंबर पे, वेलोसिटी। इसको अपन लिखते हैं c, और वेलोसिटी की डेफिनेशन ये है द लीनियर डिस्टेंस traveled by the wave per second, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी स्पीड होती है c इज इक्वल टू 3 × 10⁸, स्पीड ऑफ लाइट से चलती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये याद कर लेना आप। फोर्थ इसका कैरेक्टरिस्टिक है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को a से डिनोट करते हैं। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या होगी? हाइट ऑफ क्रेस्ट, मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, या डेप्थ ऑफ ट्रफ, दो में से कोई भी ले लो, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं अपन, है ना। तो डेफिनेशन लिखेंगे हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, ये होता है एम्पलीट्यूड। और ये भी एक तरीके से डिस्टेंस है। तो अगर इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होंगी? सेम एज लैम्डा, क्योंकि लैम्डा भी डिस्टेंस है एक तरीके से। तो लैम्डा की जो यूनिट होती है वही यूनिट किसकी होती है? एम्पलीट्यूड की। एक कैरेक्टरिस्टिक और है वेव नंबर, इसको नोट करो, फिर अपन वेव नंबर बताते हैं। अगला है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? इसकी दो डेफिनेशन है। तो पहली डेफिनेशन लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। वेवलेंथ का रेसिप्रोकल क्या होता है? वेव नंबर। और एक और डेफिनेशन है इसकी, द नंबर ऑफ वेव्स present per centimeter is called wave number। तो लैम्डा का रेसिप्रोकल कर दो, या फिर 1 सेंटीमीटर में जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अपनी जा रही थी उसके 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव पास हो रही है उसको भी अपन वेव नंबर बोलते हैं। और वेव नंबर का फॉर्मूला क्या बनेगा? न्यू बार इज इक्वल टू बनेगा 1/λ। अब इसकी यूनिट क्या होगी? जो भी लैम्डा की यूनिट थी उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे। जैसे मान लो इसकी यूनिट में लिखूंगा तो क्या क्या लिखूंगा? सेंटीमीटर इनवर्स, और क्या लिख सकता हूं? मीटर इनवर्स, और क्या लिख सकता हूं? नैनोमीटर इनवर्स, एंगस्ट्रॉम इनवर्स, इस टाइप से, है ना, पिकोमीटर इनवर्स। जो भी डिस्टेंस की यूनिट है उसका अपोजिट कर दो, आप उल्टा कर दो। तो ये होता है अपना वेव नंबर। अब इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल किस फॉर्मूले से पूछे जाएंगे उसके बारे में लिख लेते हैं। तो अपन लिखना है रिलेशन बिटवीन न्यू एंड लैम्डा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन लिख रहे हैं,
तो ये रिलेशन होता है c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो आपको इसमें एक फॉर्मूला ये याद रखना है, c तो आपको याद है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, न्यू क्या है आपका फ्रीक्वेंसी और लैम्डा क्या है वेवलेंथ। एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है न्यू बार का, ठीक है। बस ये दो फॉर्मूले से इस टॉपिक के न्यूमेरिकल आपके कवर हो जाएंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता रहा हूं, तो क्वेश्चन लिखेंगे पहले, ठीक है। आपको ये दो फॉर्मूले ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ EM wave, find the frequency of EM wave whose wavelength is 3000 एंगस्ट्रॉम। इस तरीके से तो आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है EM वेव की जिसकी वेवलेंथ क्या है 3000 एंगस्ट्रॉम है। तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे, तो C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। आपको न्यू निकालना, लैम्डा दिया, C याद होना चाहिए 3 इंटू 10⁸ क्या 8। न्यू निकालना है, लैम्डा क्या है 3000 एंगस्ट्रॉम है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में थी। तो 3000 इंटू 10⁻, माइनस, अब एंगस्ट्रॉम और मीटर में क्या रिलेशन है, ये सारे रिलेशन हम यहाँ लिखेंगे, अभी मैं सिर्फ ये लिख देता हूँ 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, आप ये 3 से कैंसिल कर दो, ये हो गया आपका क्या 1000, और यहाँ 10⁻⁻7 बचेगी, और यहाँ 10⁻8 है, -7 को इधर लाओगे तो 10⁻15 हो जाएगा ये। अब इसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड इनवर्स बोलो या हर्ट्ज बोलो, ठीक है। इस तरीके से करना है। अब आपको मेन यहां पर दिक्कत आएगी यूनिट कन्वर्जन में, तो मैं आपको ये बता देता हूं क्या क्या आपको याद रखना है। देखो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर, -12 मीटर। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, ये जरूर ध्यान रखना। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर। 1 mm इज इक्वल टू 10⁻3 मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻2 मीटर। तो ये यूनिट कन्वर्जन की आपको जरूरत पड़ेगी इसमें, जितने भी इसके न्यूमेरिकल होंगे। नोट कर लो इसको, फिर अगले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड एक टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है पैटर्न। तो ये जो पैटर्न बना है ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग मैंने पैटर्न बनाया है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करते हैं, तो उनको उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई भी किया गया है। जैसे कॉस्मिक रेज होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, और रेडियो वेव इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है ना। तो इस तरीके से मैंने सीक्वेंस बनाया। क्या क्या नाम है इनका, कॉस्मिक रेज, ये है गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं हम, अगर लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीजेस। अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा से इंक्रीज होगी। तो वेवलेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। अब ये ऑर्डर डायरेक्ट याद करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं कैसे याद रखना है। कॉस्मिक रेज को अपन ऐसे याद रखेंगे, क्लासिकल। गामा रेज मतलब गाड़ी, एक्स रेज का एक्स उठा लो, अल्ट्रावायलेट का यू और विजिबल का वी, क्लासिकल गाड़ी एक्सयूवी। इंफ्रारेड का इन उठा लो, माइक्रोवेव से आप माई याद रखो, और रेडियो वेव मतलब रेंज। तो इस तरीके से अपन याद रखेंगे, क्लासिकल गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा। अब यहां पर विजिबल में भी आपको याद रखना पड़ेगा। विजिबल में इसमें होता है विबग्योर, ये आपको याद होगा वैसे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। और लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ बढ़ रही है, तो इसी सीक्वेंस में अपन इसको फिट कर देंगे। अब नीट में और जेई मेन में इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो देखो। क्वेश्चन ऐसा रहेगा, कंपेयर फ्रीक्वेंसी ऑफ
गामा रेज, येलो कलर, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, इस तरीके से। तो जब ये आपको पैटर्न याद होगा तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। क्वेश्चन बहुत इजी, लेकिन पैटर्न याद होना चाहिए। अब इनका मुझे फ्रीक्वेंसी कंपेयर करानी है। इसको मैं बोल रहा हूं 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो बताओ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? तो आपको ये पैटर्न ध्यान से देखना है। इसमें क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, गामा रेस की। तो 1 सबसे ज्यादा होगा। अब इसके बाद एक येलो दे रखा है, इंफ्रारेड और रेडियो वेव। अब आप देखो येलो कहां पर आ रहा है, विजिबल में इस जगह आ रहा है येलो, ठीक है। इंफ्रारेड कहां आ रहा है, इधर। रेडियो वेव कहां आ रहा है, इधर। तो आप देखो फ्रीक्वेंसी का अगर ऑर्डर अरेंज करें तो गामा रेस सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, उसके बाद आगे बढ़ते जाओगे क्या मिलेगा, येलो, फिर उसके बाद इंफ्रारेड और फिर क्या मिलेगा आपको, रेडियो वेव। तो 1, इसके बाद क्या आएगा 2, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 4। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये पैटर्न याद रखना है। अगर पैटर्न याद है तो आप क्वेश्चन कर लोगे, नोट कर लो इसको। अगला टॉपिक है अपना प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी समझने के पहले हमें क्वांटम के बारे में समझना होगा। तो क्वांटम की डेफिनेशन लिखो, क्या होती है। द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी absorbed or emitted in the form of electromagnetic radiation, in the form of electromagnetic radiation, in the form of electromagnetic radiation, इसको हम बोलते हैं क्वांटम, ठीक है। तो फिर से समझ लो क्या है, क्वांटम एक तरीके से एनर्जी का पैकेट होता है, ठीक है, और जो किसी भी सोर्स से एमिट या फिर एब्जॉर्ब हो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटम। पॉइंट नंबर 2 है इस थ्योरी का कि द एनर्जी ऑफ क्वांटम is directly proportional to फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये जो क्वांटम है उसका एक और नाम होता है, लाइट में इसको फोटोन भी बोलते हैं ना। तो एनर्जी क्या बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो एक क्वांटम की जो एनर्जी है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो E इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है H, जिसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। तो E इज इक्वल टू H न्यू। और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा एक रिलेशन पढ़ा था, तो वहां से मैं न्यू पुट कर रहा हूं। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, HC बाय लैम्डा। तो एनर्जी एक क्वांटम की या एक फोटोन की ये होती है, और जो H है इसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, ये इसकी यूनिट होती है। तो ये आपको इसकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 3 है इसमें, एनर्जी एमिटेड बाय लाइट सोर्स, एमिटेड बाय लाइट सोर्स इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H न्यू। मतलब एक क्वांटम की एनर्जी मैं मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ क्वांटम से, तो जितनी भी एनर्जी उस लाइट सोर्स से आ रही वो आ जाएगी। तो एनर्जी एमिटेड इज इक्वल टू लिख रहा हूं N इंटू H न्यू, एक क्वांटम की एनर्जी, वेयर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्वांटम्स या नंबर ऑफ फोटॉन्स। N इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्वांटम्स, ठीक है। अब जब आप इसके न्यूमेरिकल करोगे तो न्यूमेरिकल करने के लिए
आप डायरेक्ट यहां पर वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपको न्यू दिया है, एच वैल्यू पुट करो, न्यू वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लाई कर लो। वैसे ही आप यहां पे एच रखो, सी रखो और लैम्डा पुट कर दो। लेकिन एक बहुत ईजी तरीका भी होता है इसका क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो वो मैं ईजी वे बता रहा हूं आपको। क्या आप क्या किया करो, जब कभी भी प्लैंक के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, मतलब एनर्जी आपको निकालनी होगी फोटोन की, तो हम ऐसे निकालेंगे, E इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, और जो एनर्जी है वो आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एनर्जी की यूनिट होती है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशन होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो जैसे मान लो आपको जूल में भी आंसर पूछा है, तो आप पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लो और फिर इसको अपन कन्वर्ट कर दिया करेंगे। 12400 कहां से आया, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया पूरा, एच पुट कर दिया, सी पुट कर दिया और इसको पूरे को सॉल्व कर लिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये आया। तो आप क्या करो, ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन ध्यान रखना जूल में क्या होता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता रहा हूं तो थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ये बोला गया है, फाइंड द एनर्जी ऑफ वन क्वांटम whose wavelength is equal to 6200 एंगस्ट्रॉम, ऐसा। ठीक है, वेवलेंथ दे रखी है 6200 एंगस्ट्रॉम। अब अगर आप इससे करते तो लैम्डा को पहले अपन एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ऊपर एच रखते, सी रखते, तो काफी लेंदी हो जाता है। मैं आपको इस वाले इजी तरीके से करके बता रहा हूं। आप क्या करो, लैम्डा जो दिया है वो एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो आप क्या करेंगे, सीधे यहां पे पुट करेंगे तो एनर्जी आ जाएगी आपकी क्या, 12400 अपॉन 6200। ठीक है, लेकिन ये किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 2, तो E आ गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर मान लो आपको जूल में निकालना है तो E इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर दूंगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, तो ये सीधा आपका जूल में आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो आप इससे करते तो लेंदी पड़ता है, ऐसे किया करो तो थोड़ा आसान हो जाएगा। नोट करो, मैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी के और भी आपको न्यूमेरिकल करवाता हूं। अगला न्यूमेरिकल देखो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का सेकंड न्यूमेरिकल। क्वेश्चन पढ़ लो क्या है, फाइंड एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज दिस। 1 मोल फोटोन के लिए निकालना है, तो आप 1 फोटोन की एनर्जी निकाल लो और अवोगैड्रो नंबर Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मोल के लिए आ जाएगा। तो मैं ऐसा लिख रहा हूं, एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 फोटोन की एनर्जी कितनी, एच न्यू, तो 1 मोल के लिए कितना, इंटू Na कर दो, अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। ठीक है, एच कितना है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और न्यू कितना है, फ्रीक्वेंसी 10⁻14 और Na कितना होता है 6 इंटू 10⁻23, अप्रोक्सीमेटली मैंने 6 ले लिया 6.023 की जगह। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 6.6 इंटू 6, ये हो जाएगा आपका 36 और 3 39.6 और इंटू 10 की पावर कितना, -34 और +14, ये हो जाएगा आपका कितना, -20 और यहां लगा है इंटू 23, तो 10 की पावर 3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन कितना आ जाएगा, 39.6 इंटू 10 की पावर 3। अब इसकी यूनिट क्या होगी, अच्छा मैंने यहां पर 12400 वाला फॉर्मूला नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि लैम्डा नहीं दिया था, मुझे न्यू दिया है। अगर आपको सीधा फ्रीक्वेंसी दिया है तो सीधा यही फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन आता है। ठीक है, जो कि जल्दी हो जाता है। तो ये आंसर किस में आया, जूल्स में आया। ठीक है, ये भी किस में, जूल्स में, ये किस में, जूल्स में। अगर मुझे किलो जूल में कन्वर्ट करना होता तो 39.6 किलो जूल आ जाता आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को न्यूमेरिकल अप्रोच करना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्या बोल रहे हैं इसमें, देखो, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय अ बल्ब ऑफ 40 वाट इन 1 मिनट विद 50% एफिशिएंसी। ये पावर दे रखा है। ठीक है, पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी होता है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी, इसका अपन यूज करेंगे यहां पे। 50% एफिशिएंसी मतलब उतना निकाल रहा है वो फोटोन। ठीक है, अब आपको बताना है लैम्डा गिवन है, तो एक काम करता हूं मैं पहले क्या करता हूं, एनर्जी निकाल ले रहा हूं 1 फोटोन की। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इज इक्वल टू, अब देखो यहां लैम्डा दिया है ना, तो मैं लगाऊंगा 12400 डिवाइडेड बाय, अब थोड़ा यूनिट का ध्यान रखना, यहां पर नैनोमीटर दिया है, अगर नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम में जाना है तो एक 0 बढ़ा दिया करो आगे, तो ये एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो गया, तो 6200, तो अगेन आ गया ये कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको मैं जूल में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर
19, जो कि आ जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ये आ गई आपकी एनर्जी, कितने की? एक फोटोन की। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जितनी भी एनर्जी यहां से आ रही है वो लूंगा, और ये जो एक फोटोन की एनर्जी है इसमें नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो और दोनों को बराबर कर दूंगा। कैसे? देखो, एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितनी है? 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू नंबर ऑफ फोटोन n इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कितनी है यहां से, पावर कितना है 40, टाइम कितना, सेकंड में कन्वर्ट करना है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 50%, मतलब 1/2, इस तरीके से। तो ये कितना हो गया यहां पर, ये हो गया आपका 2400/2 1200, और ये हो गया आपका 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू n। तो यहां से नंबर ऑफ फोटोन n आ गया 1200 डिवाइडेड बाय 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। मेन कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है। आपको एक लाइट बल्ब दे रखा था जिसकी पावर 40 वॉट थी। ठीक है, 1 मिनट में जितने भी फोटोन एमिट हो रहे हैं वो निकालना है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी 50% है। तो टोटल एनर्जी यहां से कितनी आ रही, 40 इंटू 60, क्यों इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, इंटू 50%, मतलब 1/2, ये टोटल एनर्जी हो गई। और एक फोटोन की एनर्जी हम निकाल चुके थे 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 19, उसमें मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ फोटोन से, ये एनर्जी में मल्टीप्लाई कर दिया किसमें, नंबर ऑफ फोटोन से, तो यहां से नंबर ऑफ फोटोन आ गए। नोट कर लो, फिर मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं इसका। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का अगला न्यूमेरिकल, एक लास्ट न्यूमेरिकल और समझ लो क्या है। बॉन्ड एनर्जी दे रखी है Br2 की, कितनी, 194 किलो जूल पर मोल। आपको मिनिमम वेव नंबर बताना है फोटोन का इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, Br बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो एक काम करो, आप मुझे एक बात बताओ कि एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, h न्यू या फिर hc/λ। अगर मैं उसमें Na से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1 मोल फोटोन की एनर्जी, तो ये हो जाएगा आपका hc/λ इंटू Na, मतलब 1 मोल फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू, यहां भी तो पर मोल दे रखा है, मतलब 194, और किलो जूल को मैं जूल में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये दोनों मोल मोल हो गए अपने। अब यहां पर मुझे वेव नंबर निकालना है, मतलब एक तरीके से मुझे 1/λ ही तो निकालना है, तो मैं h, c और Na को उस तरफ ले जा रहा हूं, तो ये आएगा 194 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन h पुट कर रहा हूं 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, c पुट कर रहा हूं 3 इंटू 10 की पावर 8, और Na पुट कर रहा हूं 6 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 1.62 इंटू 10 की पावर 6 मीटर इनवर्स। मैंने सॉल्व किया था, याद था, आप भी करके देख लो। 1/λ को क्या लिख सकता हूं मैं, न्यू बार, तो ये हो गया आपका क्या, वेव नंबर। नोट कर लो इसको, फिर अगले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जिसको बोलते हैं बोहर्स मॉडल। ठीक है, तो बोहर्स मॉडल क्या होता है, बोहर ने कुछ पोस्टुलेट बनाए थे, तो अपन सबसे पहले पोस्टुलेट के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद अपन इसमें और आगे डेरिवेशन करेंगे। तो बोहर्स मॉडल, पहली बात, ये वैलिड किसके लिए होता है, वैलिड फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का यहां मतलब क्या है, जैसे हाइड्रोजन के लिए वैलिड है, He+ के लिए, Li2+ के लिए, बेरिलियम 3+ के लिए। ठीक है, समझ रहे हो, एक एक इलेक्ट्रॉन है इन सब में, एंड सो ऑन, Na10+ के लिए। ठीक है, एंड सो ऑन etc, मतलब किसी के लिए भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो वैलिड फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है ये बोहर्स मॉडल। अब इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं वो लिखेंगे अपन, तो हेडिंग लिख लो, पोस्टुलेट्स। बोहर ने टोटल 3 पोस्टुलेट बोले। पहला पोस्टुलेट इनका ये है कि द इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus in circular orbit of fixed energy, मतलब उन ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है। ठीक है, these orbits are called stationary orbits। तो इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, और वो जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी फिक्स है, उन ऑर्बिट का नाम क्या है, स्टेशनरी ऑर्बिट नाम है। ये पहला पोस्टुलेट था। सेकंड पोस्टुलेट ये था कि एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम कौन सा वाला, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम
इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, और इसको h बार या कट h भी बोलते हैं, ठीक है, h अपॉन 2 पाई को h बार या कट h। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और इनटू क्या कर दो उसमें r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n की कुछ इंटीजर वाली वैल्यू ले लो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो nh अपॉन 2 पाई। तो mvr इज इक्वल टू क्या होता है, nh अपॉन 2 पाई, h अपना वही प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है, या फिर इसको n इंटू कट h भी लिख सकते हो, या h बार भी लिख सकते हो। तीसरा पोस्टुलेट क्या है, पोस्टुलेट नंबर 3 ये है कि द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांजिशन होगा तभी एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट होगी। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है और ये सेकंड ऑर्बिट है, ठीक है, समझाने के लिए मैं 2 ऑर्बिट ले रहा हूं। सपोज इलेक्ट्रॉन यहां था, तो इलेक्ट्रॉन को अगर मैं कुछ एनर्जी दे दूं ताकि वो यहां पहुंच जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, जंप किया, तो इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर वाली ऑर्बिट में चला गया, तो लोअर से हायर ऑर्बिट में जाए तो एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। अगर सिचुएशन ऐसी होती, ये फर्स्ट ऑर्बिट और ये सेकंड ऑर्बिट, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां होता, ठीक है, और इसको यहां से लोअर ऑर्बिट में आना होता, तो ये एनर्जी क्या करता, एमिट करता। तो इसको मैं इस तरीके से भी समझा सकता हूं कि मैं इस तरीके से एक लेवल बना दिए 2, ये फर्स्ट वाले को मान लो और ये सेकंड मान लो, वैसे यहां पर बना दिए। इलेक्ट्रॉन अगर लोअर एनर्जी से हायर में जाना चाहता है, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, उसको एनर्जी सप्लाई करेंगे। मतलब यहां पर क्या बोल रहे हैं हम, एब्जॉर्प्शन, यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो एब्जॉर्प्शन बोलते हैं इसको। और अगर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आना चाहता है तो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा, तो इसको बोलेंगे हम एमिशन। तो एक लाइन में मैं ये बोल सकता हूं कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर या हायर से लोअर में जाता है। अगर लोअर से हायर में जाता है तो एब्जॉर्प्शन होता है, और हायर से लोअर में आता है तो एमिशन होता है। और एब्जॉर्प्शन और एमिशन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन हम बात कर रहे हैं, एनर्जी के फॉर्म में बात कर रहे हैं। ये पोस्टुलेट इसके नोट कर लो, फिर अपन इसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करेंगे। अगला टॉपिक है अपना जो हमारे बोहर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसके डेरिवेशन हम करेंगे। तो रेडियस का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो अपने पास क्या है, एक न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, और इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी v है, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस रेडियस होगी, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, r। तो अब अपन क्या करेंगे, कुछ कंडीशन लिखेंगे, क्या, कंसीडर an electron of mass m and charge e revolving around nucleus of charge Ze। Z क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो जाएगा, Ze, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने क्या ले लिया, E। ये इस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, और सर्कुलर ऑर्बिट की एनर्जी क्या रहती है, फिक्स, जिसको स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं आपके सामने फोर्स की बात करूं, तो एक मेरे पास यहां पर क्या रखा है, पॉजिटिव चार्ज, और एक है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूंगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा इन दोनों के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ये होगा Q1 Q2 अपॉन r²। अगर इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, r, इसका चार्ज है Ze और इसका चार्ज क्या लिया अपन ने, E। तो अगर मैं ये पुट कर दूंगा तो क्या आएगा, Q1 पुट किया मैंने Ze और Q2 पुट किया E अपॉन r²। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया क्या, KZE² अपॉन r²। अब एक बार बताओ, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रही है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो क्या होगा, एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा जिसको बोलेंगे अपन F सेंट्रीफ्यूगल। एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और एक
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, तो F सेंट्रीफ्यूगल ये होगा mv² अपॉन r, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमते रहे हमेशा, तो उसके लिए जरूरी कंडीशन क्या है, जो अंदर की तरफ अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, किससे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस हो जाए। तो फॉर स्टेबिलिटी मैं क्या बोलूंगा, F फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये किसके बराबर हो जाए, F सेंट्रीफ्यूगल के बराबर हो जाए। तो मैं इन दोनों को बराबर कर रहा हूं, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या था, kZe² अपॉन r², और दूसरा फोर्स क्या था सेंट्रीफ्यूगल, mv² अपॉन r। अब मैं यहां से v² की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो कैसे निकालेंगे, एक r तो कैंसिल हो जाएगा और v² यहां से आ जाएगा आपका, v² इज इक्वल टू kZe² अपॉन mr। इसको बोल रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। अब आप बताओ बोहर का जो सेकंड पोस्टुलेट था, अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर, क्या था सेकंड पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट ये था कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h अपॉन 2 पाई का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल, तो mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, ये था। अब यहां से मैं v² निकाल रहा हूं, तो होल स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो v² आ जाएगा n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर m² और r², ऐसा आएगा। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से भी मैंने v² निकाला और यहां से v² निकाला, इन दोनों को अब मैं बराबर करने वाला हूं। तो पहले आप ये नोट कर लो, फिर अपन इसको बराबर करेंगे। अब हमने जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 बनाई थी, इन दोनों को अब हम बराबर करेंगे। तो इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं, तो क्या आएगा, kZe² अपॉन mr इज इक्वल टू n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर m² r², ठीक है। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लो, जो कट रहा है उसको काट दो। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, m कैंसिल हो रहा है एक, और r कैंसिल हो रहा है, एक r यहां बचेगा, तो वो मैं यहां ला रहा हूं। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर, यहां एक m बचेगा, और kZe² पूरा का पूरा इधर ले जाओ, तो kZe²। तो यहां से r का जो एक्सप्रेशन बना वो ये बना। अब इसमें बहुत सारी चीजें कांस्टेंट हैं और कुछ वेरिएबल हैं, जैसे ऑर्बिट नंबर n वेरिएबल है, ठीक है, और ये z एटॉमिक नंबर वेरिएबल है। बाकी सारे कांस्टेंट अगर मैं पुट कर दूंगा, तो बाकी सारे पुट करने पर क्या आएगा, देखो h को पुट करो 6.6 इंटू 10⁻⁻34, यहां पाई को पुट करो 3.14, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और k को पुट कर दो 9 इंटू 10⁹। तो यहां से r की जो वैल्यू आएगी, r इज इक्वल टू आता है 0.53 इंटू n² बाय z, और ये मैंने कन्वर्ट कर दिया पूरा का पूरा एंगस्ट्रॉम में। आपको मैंने पूरा डेरिवेशन करके बताया है, लेकिन पूरे डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर बेस्ड रहते हैं, तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखना। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, r इज इक्वल टू r0 इंटू n² बाय z, ऐसा। और कुछ बुक में r0 को a0 भी लिखा हुआ है, तो a0 भी आप लिख सकते हो इसकी जगह, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा है आपका मेन, ये 0.53 इंटू n² बाय z, और ये जो 0.53 है इसकी जगह r0 या a0 लिख सकते हो। और ये r0 और a0 क्या होता है, r0 और a0 होता है बोहर रेडियस। बोहर रेडियस का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस होती है उसको बोहर रेडियस बोलते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले को अपन को याद करना है। इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसा मिलेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपसे बोला गया फाइंड द रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट फॉर हीलियम पॉजिटिव आयन। इसके लिए आपसे बोला गया रेडियस निकालो, सीधे क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में। तो आप देखो सेकंड बोहर ऑर्बिट, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 2, He प्लस है तो z इज इक्वल टू क्या आ गया 2, पुट कर दो। तो r इज इक्वल टू, मैं r0 के फॉर्म में निकाल रहा हूं, r0 इंटू n² बाई z, ये लगा रहा हूं मैं। तो क्या आएगा, r0 इंटू n क्या है 2, और z भी क्या है 2, एक 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 r0। आप 0.53 पुट करके मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हो, मैं r0 के फॉर्म में लिख रहा हूं। तो r इज इक्वल टू 2 r0 एंगस्ट्रॉम। इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें, नोट कर लो, फिर अपन वेलोसिटी निकालते हैं। अब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी, देखो आपको सेकंड पोस्टुलेट पता है, mvr इज इक्वल टू क्या था, nh अपॉन 2 पाई,
और अभी हम पीछे आर का फॉर्मूला निकाल चुके हैं, तो वो पुट करेंगे यहां पे। कैसे करना आपको देखो, वेलोसिटी v इज इक्वल टू, मैं पहले क्या कर रहा हूं, NH अपॉन 2 पाई, m और r को इस तरफ ले आ रहा हूं, m और r को इधर ले गया। अब इस r की जगह मैं पुट कर रहा हूं जो मैंने एक एक्सप्रेशन बनाया था उसका पीछे, 2 पाई m, और r की जगह रख रहा हूं n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन वाला ऊपर चला जाएगा 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर, ये वाला। अब इसमें से जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देते हैं। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 1 कट जाएगा, 4 2 टाइम्स, एक पाई उड़ जाएगा, एक m कट गया, ठीक है, एक n कट गया और एक h कट गया। तो अब क्या मिला आपको यहां पर, अब यहां पर आपको दिख रहा है 2, ठीक है, पाई और k, 2 पाई k z e स्क्वायर अपॉन NH, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अब यहां से वेलोसिटी जो आई 2 पाई k z e स्क्वायर अपॉन NH। अब इन सभी कांस्टेंट को मैं पुट कर देता हूं, z और n अपना क्या है, वेरिएबल। तो v का फॉर्मूला बनता है, ये आता है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू z बाय n मीटर पर सेकेंड। डेरिवेशन अगर आपको छोड़ना हो तो छोड़ सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूले जरूर याद करना, डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन होता है। कैसा क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में उसके बारे में बात करेंगे। लिखो कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड बोहर ऑर्बिट फॉर Li2+। इसके लिए मुझे वेलोसिटी निकालनी है। थर्ड बोहर ऑर्बिट से आपको ये पता चल जाएगा कि N3 है, और Li2+ मतलब Z पता चल जाएगा कि Z भी 3 है। तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में पुट करोगे, v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू Z बाय n मीटर पर सेकेंड, ये लगाओ फॉर्मूला। तो क्या आएगा, 2.18 इंटू 10 की पावर 6, Z कितना है 3, n कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, ये कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर आ गया 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके के वेलोसिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, नोट कर लो। फिर अपन एनर्जी का फॉर्मूला निकालते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एनर्जी की, ठीक है। तो एनर्जी जो होगा वो टोटल एनर्जी होगा अपना। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अपन ये दोनों एनर्जी निकाल के अलग अलग निकाल के इसको पुट कर देंगे, टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी पी जो होता है वो होता है इंटीग्रल ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अपन ने निकाला था पीछे इंटू डी आर, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था अपना, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डी आर। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या आएगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हो गई अपनी पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोल रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी आप जानते होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जब हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस किया था तो एक इक्वेशन आई थी, पीछे आप देख सकते हो, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मैं यहां से आर आर कैंसिल कर रहा हूं और एम वी स्क्वायर की वैल्यू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर ये उठा के मैं पुट कर रहा हूं सीधे यहां पे। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी आ जाएगी, एम वी स्क्वायर की जगह क्या रख रहा हूं, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन नंबर 1 और 2 को लेके हम टोटल एनर्जी में पुट करेंगे। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या था, काइनेटिक एनर्जी क्या थी, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, और टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल थी। तो पोटेंशियल क्या थी, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। यहां से इसको सॉल्व करोगे तो यह आएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। तो अब जरा आप गौर से देखो, तीनों एनर्जी में एक रिलेशन भी बन गया। जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या थी, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, उसको अगर मैं यहां पुट कर दूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि टोटल एनर्जी क्या है, वो है आपकी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एक रिलेशन ये। और अगर मैं इसका यूज करूं, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी को देखूं, तो किसका डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ माइनस प्लस का डिफरेंस है। यहां माइनस आ गया, यहां प्लस आ गया, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस के ई, इस तरीके से। तो अब मैं इनको कंबाइन रिजल्ट ऐसा बना के लिख रहा हूं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के ई इज इक्वल टू पी बाय 2। ये अपना एनर्जी का रिलेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करने के लिए ये जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है अपना, ये एक्सप्रेशन,
इसमें हम आर की वैल्यू पुट करेंगे और आर की वैल्यू पुट करके एक न्यूमेरिकल बनाएंगे, एक फॉर्मूला बनाएंगे अपन जिससे हमारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। तो पहले आप ये नोट कर लो, फिर मैं टोटल एनर्जी का आपको एक फॉर्मूला बना के बताता हूं। अब जो टोटल एनर्जी का अपना एक्सप्रेशन बना था वो ये बना था। अब मैं यहां पे क्या देखो आर पुट कर रहा हूं, आर क्या पुट कर रहा हूं देखो 2 इंटू आर का एक्सप्रेशन पुट कर रहा हूं एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ऊपर चला जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब इसमें से देखो जो जो कट रहा वो कैंसिल हो जाएगा, देखो 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम्स बस, और तो कुछ कट नहीं रहा। तो ये मैं कंबाइन करके पूरा लिख रहा हूं, क्या आएगा देखो -2 हो गया, पाई हो गया, पाई का स्क्वायर है ना, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4। एक बार फिर से देख लो 2 पाई स्क्वायर एम एक ही आ रहा है, के 2 बार आ रहा है, जेड 2 बार आ रहा है और ई 4 हो जाएगा ई की पावर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब देखो इसमें जेड और एन वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट पुट कर दूंगा तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इसकी यूनिट होती है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना हो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में यही डायरेक्ट रिजल्ट यूज किया जाता है। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे होंगे आपके सामने देखो, फाइंड टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेकेंड बोहर ऑर्बिट, सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+ बेरिलियम 3+ आयन। ठीक है, इसके लिए मुझे बताना है। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जेड बता दो यहां से कितना है 4 और एन यहां से कितना है 2, तो ये हो गया आपका -13.6 इंटू जेड स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका -13.6 इंटू 16/4। सही है, तो 4 से ये 16 4 टाइम्स हो गया और 13.6 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये आपका आंसर आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 24 और 4 3 12 4 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये आ जाएगा आपका टोटल एनर्जी। अगर ये टोटल एनर्जी आ गई तो अब आप रिलेशन यूज करो एनर्जी का, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है -ke, तो यहां से ke आ जाएगा, टोटल एनर्जी माइनस में थी और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 54.4। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो नहीं सकती। और अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो T इज इक्वल टू क्या होता है P/2, तो P इज इक्वल टू आ गया डबल ऑफ T और T कितना है 54.4। इसको मल्टीप्लाई कर लो 8 और 5 2 10 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इस तरीके के आपको न्यूमेरिकल इसमें मिलते हैं, नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अपना टाइम पीरियड। ठीक है, बोर की थ्योरी से रिलेटेड है। टाइम पीरियड का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो टाइम पीरियड T इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो 2πr डिवाइडेड बाय v, ये बनेगा आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब मैं यहां पर एक काम करता हूं, यहां पर टाइम पीरियड का हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, एक रिलेशन बनाते हैं, उसी से बेस्ट क्वेश्चन होते हैं। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z, r के फॉर्मूले से, और वेलोसिटी के फॉर्मूले से क्या बोल दूंगा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय n, तो मैं बोल दूंगा r बाई v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनको डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा n³ बाय z स्क्वायर, और यही यहां पर आ जाएगा। तो ये तो कांस्टेंट है 2π, तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r बाई v, और r बाई v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये, तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ बाय क्या आ जाएगा z स्क्वायर, ये इस तरीके का। तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ बाय z स्क्वायर। अगर मान लो आपसे फ्रीक्वेंसी के बारे में बोले, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी f लिख रहा हूं मैं f, तो ये क्या बनेगा रिलेशन, f इज इक्वल टू होगा 1/t, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ये n³ बाय z स्क्वायर है तो ये हो जाएगा z स्क्वायर बाय n³, ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। समझ गए बात। तो ये दो फॉर्मूले, मतलब ये डायरेक्ट रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। कैसा क्वेश्चन मिलेगा वो मैं बात करता हूं। क्वेश्चन लिखते हैं अपन, फाइंड द
रेशियो ऑफ टाइम पीरियड, find the ratio of time period of electron revolves in second orbit of He plus ion and first orbit of Li2 plus ion, इस तरीके से। तो आप क्या है इसमें रिलेशन बना लो। क्या रिलेशन बनेगा? अगर मैं बोल रहा हूं टाइम पीरियड t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाई जेड स्क्वायर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं t1 अपॉन t2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को अगर मैं इक्वल टू कर दूं, है ना, डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल है उसको इक्वल टू कर दूं, तो ये हो जाएगा n1 क्यूब बाय n2 क्यूब और इंटू z2 स्क्वायर बाय z1 स्क्वायर। यही रिलेशन बनेगा t1 बाई t2 का। n1 कितना है? सेकेंड ऑर्बिट, तो 2 हो गया। n2 कितना है? फर्स्ट ऑर्बिट, तो 1 हो गया। ऐसा z2 कितना है? बाद वाला एटॉमिक नंबर Li का 3 हो गया। z1 कितना है? z1 हीलियम, तो ये 2 हो गया, इसका होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व कर लो थोड़ा सा, ये हो जाएगा आपका 8 और इंटू 9/4, 4 से ही कैंसिल हो जाएगा 2, तो 9 इंटू 2 18:1 आ जाएगा आपका आंसर। तो टाइम पीरियड t1 बाई t2 क्या हो गया? 18:1। तो आंसर आ गया आपका t1 बाई t2 इज इक्वल टू 18:1, इस तरीके से। अगर इसी में फ्रीक्वेंसी पूछ लेते तो टाइम पीरियड का अपोजिट कर दो तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, तो 1/18 उसका आंसर आ जाता है। तो आपको किस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चन वो मैंने आपको बता दिया, इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अपना डेफिनेशन वैलिड फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्या क्या डेफिनेशन है इसमें? नंबर 1 लिखो, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। n इक्वल टू 1 को क्या बोलते हैं अपन? ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट क्या होती है? n इक्वल टू 1। सेकेंड इज एक्साइटेड स्टेट्स। एक्साइटेड स्टेट्स, एक्साइटेड स्टेट क्या होती हैं? स्टेट्स अदर देन ग्राउंड आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट्स। मतलब 1 के अलावा जैसे 2, 3, 4, 5, 6 इनको बोलते हैं। जैसे n इक्वल टू 2 को हम बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ऐसा। n इक्वल टू 3 को क्या बोलेंगे? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल टू 4 को क्या बोलेंगे? थर्ड एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। थर्ड डेफिनेशन है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी शॉर्ट फॉर्म में इसको IE लिखते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। मतलब आपको आयोनाइज करना है उसको पूरा, 1 से उसको इन्फिनिटी पर भेज दो। इन्फिनिटी पर भेजने का मतलब है न्यूक्लियस से कोई भी उसका इंटरेक्शन नहीं होगा। तो मैं आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे लिखूंगा? इन्फिनिटी की एनर्जी -1 वाली एनर्जी। इन्फिनिटी की एनर्जी क्या होगी? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, और -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? इधर तो ये 0 हो गया और माइनस प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया? ये बन गया प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसमें क्वेश्चन कैसा मिलेगा वो देखो, फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या आएगी? प्लस 13.6, हाइड्रोजन के लिए Z क्या है? 1, तो 1 स्क्वायर, तो प्लस 13.6 इंटू
13.6 इंटू वन, वो 1 ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर यहाँ हीलियम का पूछ ले तो हीलियम प्लस का तो Z2 रख देते, तो यहाँ 2 स्क्वायर हो जाता, 13.6 इंटू 4 हो जाता 54.4। तो इस टाइप से इसके क्वेश्चन होते हैं, नोट कर लो, फिर आगे और एनर्जी की बात करते हैं। अगली एनर्जी अपनी एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, मतलब n इक्वल टू 1 टू एनी स्टेट, एनी अदर स्टेट। कैसे बोला जाएगा? जैसे आपसे ऐसा बोला गया, ग्राउंड से थर्ड स्टेट पे चला गया या ग्राउंड से फोर्थ स्टेट पे चला गया, ऐसा बोल सकते हैं। या ऐसा ही बोल सकते हैं कि ग्राउंड से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऐसे चला गया, तो उसके अकॉर्डिंग भी अपन इसको लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा? एनी स्टेट, मतलब एन स्टेट मान लेता हूं, n इक्वल टू एन पर भेजना आपको, ठीक। तो एक्साइटेशन एनर्जी ई इज इक्वल टू हो जाएगा n की एनर्जी माइनस ग्राउंड की एनर्जी। फॉर्मूला बना लेते हैं, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और ये आएगा माइनस ऑफ -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। अब मैं इसको माइनस माइनस प्लस लिख रहा हूं और 13.6 जेड स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूं, तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर ये आ जाएगा 1 - 1 अपॉन एन स्क्वायर। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया आपका? ऐसा बन गया। अब एक्साइटेशन एनर्जी के फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा हो सकता है वो देखो। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फाइंड एनर्जी, या एक्साइटेशन एनर्जी लिख दो, एक्साइटेशन, फाइंड एक्साइटेशन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन moves from ground state to first excited state in हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक ले जाना है, तो मुझे एनर्जी बताओ क्या है। तो सीधा सीधा सा फॉर्मूला अपन यही लगाएंगे, Z की जगह क्या रख देंगे? हाइड्रोजन एटम का 1 रख देंगे, बस n सुन लो क्या होगा। ये जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ना, इसका मतलब है n इज इक्वल टू 2, ये ध्यान रखना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 2। तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या आ गई? ये आ गई 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 - 1 अपॉन 2 स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, आंसर आ गया 13.6 इंटू एलसीएम लो, इसका कितना आ जाएगा? 4 - 1/4, मतलब ये आ जाएगा 3/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हो आप। तो इस तरीके से हम एक्साइटेशन एनर्जी निकालते हैं। अच्छा, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन में एक्साइटेशन पोटेंशियल बोल दें, तो आपको कुछ नहीं करना, यहां पर यूनिट चेंज कर देना, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी। एक्साइटेशन एनर्जी अगर आपकी ये आ गई तो एक्साइटेशन पोटेंशियल भी इतना ही होगा, बस उसकी यूनिट वोल्ट हो जाएगी, ठीक। नोट कर लो इसको, फिर अगली एनर्जी के बारे में समझते हैं। अगली एनर्जी अपनी बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी बी या फिर ऐसी लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ये होगी कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट टू इन्फिनिटी, मतलब n इज इक्वल टू n से आपको कहां भेजना है? इसको इंफिनिटी पर भेजना है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? देखो, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा E इंफिनिटी माइनस EN, और इंफिनिटी की एनर्जी अब मैं डायरेक्ट 0 लिख दूं, क्यों? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई नीचे इंफिनिटी स्क्वायर आएगा तो वो 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी का आपका फॉर्मूला बन गया +13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अच्छा, इसका रिलेशन हम आयनाइज एनर्जी से भी लिख सकते हैं। आयनाइज एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये रिलेशन बन जाएगा आपका। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है इसमें। जैसे क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, फ्रेम होगा, वो देखो। क्वेश्चन देखना जरा इसका कैसा होगा। फाइंड
बाइंडिंग एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी। n इक्वल टू 2 को हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी बोल सकते हैं, से इंफिनिटी पर भेज रहे हो आप, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू क्या बोलोगे, अच्छा इसमें एटम भी बताना पड़ेगा उनको, n इक्वल टू इंफिनिटी इन हीलियम प्लस आयन, मान लो ये दे दिया आपको, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। तो ये क्या आ जाएगा 13.6, जेड बता दो हीलियम का कितना 2, और एन यहाँ पे कितना, ये भी 2 है, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इस तरीके से। और आप तीनों एनर्जी को ध्यान से देखो, क्या था आयोनाइजेशन में, क्या था 1 से इंफिनिटी, एक्साइटेशन में क्या था 1 से n, बाइंडिंग में क्या था n से इंफिनिटी। देखो सारे कनेक्टेड हैं, ये 1 से इंफिनिटी वाली क्या होती है आयोनाइजेशन, 1 से n वाली क्या एक्साइटेशन, और n से इंफिनिटी बाइंडिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट रिलेशन लिख सकते हो। तो बोहर थ्योरी से रिलेटेड सारे टाइप के कॉन्सेप्ट मैंने और सारे न्यूमेरिकल आपको करवा दिए हैं। अब इसके सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं वो हम एक बार लिख लेते हैं, आप उसको अच्छे से नोट करके बिल्कुल याद कर लो, क्योंकि बोहर थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट के लिए, मेन के लिए, एडवांस के लिए, सभी में एक ना एक क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। नोट कर लो इसको, फिर मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ।